धन्यवाद। श्री भद्रहरि मेहताब जी। So I stand here to deliberate on the bill that has been moved by Law Minister, the bill Family Court Amendment Bill 2022. Minister, while introducing this bill for deliberation, discussion and passing today, said that it is a very innocuous bill, hardly 2 amendments are there. I agree. There are hardly much amendments which will create any great debate. But the basic question has already been put forth in a different way from the Treasury bench. Onkar Sharma, if he would have not gone to the court and would have not raised that issue, who would have awakened in this country? I should thank the lawyer of Mr. Onkar Sharma, who raised that issue and brought to light that the notification which was supposed to be done by the union government to open family court in respective states, because states can open a court or number of courts, but the ultimate notification has to be done by the central government. And this did not happen either in 2019 or when the Himachal Pradesh government decided to open the court or the Nagaland government decided to open the court. Were they not aware of such provision? And when such courts are being opened, I would just like to alert the central government. When such courts are being allowed to open or being opened in respective courts, is it not the duty of the central government also to find out whether notification has been done? Why a court has to draw the attention that there has been no notification at all? And another greater thing which this amendment states today is that because of Onkar Sharma's decision, that case decision, all other decisions that have been taken before, both in Nagaland or also in Himachal Pradesh, became null and void. And that is the crux of the issue. ये इतना सहज चीज नहीं है जैसे हमारे मंत्री जी ने अभी यहाँ इसको उपस्थापन करते हुए कहा। ये सारे गलतियां हैं। इन गलती को सुधारने के लिए आपके कंधे पर अभी ये दायित्व मिला है। मेरा निवेदन ये रहेगा, ऐसे और भी कितने गलतियां हैं उसको भी ढूंढिए, जो पुरानी गलतियां हैं, बहुत पुरानी। और ये गलतियां कई सालों से चले आ रहे हैं। मैं तो कहूंगा जब भी हिंदू कोड बिल इस हाउस में और दूसरे हाउस में चर्चा हुई थी, उसी समय हमारे मैरिज के विषय में काफी लंबा चर्चा डिस्कशन हुई थी। हमारे सिस्टम में, हमारे सभ्यता में, हमारे संस्कृति में 4 तरह के विवाह होते थे। एक तो जैसे अरेंज्ड मैरिज जिसे हम अपनाए हैं, दो परिवार का मिलन हो और आपस में चर्चा हो, अगर थोड़ा आगे बढ़ा तो बेटा और वो कन्या और वर जो होने वाले हैं वो मिले और उसके बाद शादी का तारीख पक्का हो। ये एक अरेंज्ड मैरिज सिस्टम आज तक भी चला आ रहा है। दूसरा एक मैरिज था, वो गांधर्व मैरिज था। गांधर्व मैरिज सहज से हम समझ सकते हैं, जैसे कण्व मुनि के आश्रम में शकुंतला के साथ दुष्यंत का मैरिज हुआ था। वो बस 2 नारी और पुरुष, वो दोनों ही जानते थे कि हमारी मैरिज हुई है। और अगर कोई मुकर्रर कोई
चला जाता है कि स्वीकार नहीं करता कि मैं ये मैरिज नहीं करूंगा, तो उसमें दिक्कत आती है, जो दिक्कत शकुंतला को भोगना पड़ा। और जो संकल्प उन्होंने लिया कि मैं अपना बेटा को पारंगम करके निकालूंगा, और भरत जो बाद में चक्रवर्ती राजा बने और जिसके नाम पर ये देश बना, वो उन्हीं के पुत्र हैं। तो गंधर्व विवाह भी स्वीकार्य था। और एक मैरिज था, वो है स्वयंवर। और स्वयंवर में कन्या चुनती थी, और आज भी हमारे समाज में किसी इलाके में कुछ संप्रदाय में या वर्ग में इस तरह का मैरिज भी होता है। स्वयंवर में कन्या, she used to decide whom to marry and whom not to marry. The parents do not have a say. Force is never applied and it is an accepted fact. जैसे सीता जी ने जनक के दरबार में अपने चुने हुए राम जी को उन्होंने चुना। जैसे द्रौपदी के एक शर्त था कि इस तरह अगर कोई धनुर्धर मिले तो उनको मैं शादी करूंगा, और वो भी मिले। तो एक स्वयंवर का अलग सा एक व्यवस्था है। और एक भी व्यवस्था थी जो सबसे क्या कहें, द मोस्ट डेरोगेटरी वे ऑफ मैरिज, वो है जबरदस्ती, किसी को जबरन ले जाना। और इस तरह का मैरिज बिहार तो सब में आगे है। तो अगर दोनों के बीच संपर्क है, संबंध है, फिर भी पिता के तरफ से या भैया के तरफ से नाराजगी है, तो ये जबरन भी होती है। जैसे कृष्ण जी और रुक्मिणी की विवाह हुई थी। तो ये सारे उदाहरण हमारे सभ्यता में, संस्कृति में है। पर हिंदू कोड बिल जो 50 दशक में हमारे यहाँ चर्चा हुई थी, उस समय का जो समाज था, उस समय का जो बिरादरी हमारे व्यवस्था में थी, उस समय उन्होंने तय किया था कि हम अरेंज्ड मैरिज को ज्यादा महत्व देंगे, हम सेपरेशन को नकारेंगे, नहीं तो हमारी फैमिली नष्ट हो जाएगी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। परिवार को बरकरार रखने के लिए शादीशुदा आदमी अपने परिवार में ही रहे। इंडिपेंडेंट विचार अगर किसी का हो तो वो उसको हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे। इस तरह का विचार 50 दशक में चर्चा हुई थी। और जितने सारे डिबेट आप उस समय की देखेंगे, उसी तरह की बात हुई थी। उस समय एक कॉम्प्रोमाइज भी हुई थी कि मोहम्मदन लोगों का सेपरेशन किस तरह हो, उसको हम स्वीकारेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। क्रिश्चियन कम्युनिटी का सेपरेशन किस तरह हो, उसको हम अलग से स्वीकारेंगे। अगर उसी तरह हिंदू फैमिली में अगर कुछ सेपरेशन के लिए होगा, तो उसको उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और उस बारे में हम करेंगे। पर आज भी एक प्रश्न जैसे कौशलेंद्र कुमार ने अभी रखा, मैं जानना चाहूंगा सरकार से, मंत्री जी से, 11,75,000 केस पेंडिंग है फैमिली कोर्ट में। इसको निपटारा करने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? ये सिर्फ क्या राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाएगा? इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि 1984 में फैमिली कोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1955-56 का हिंदू कोड बनने के बाद 30 साल बाद ये समाज और ये चुने हुए संसद के मन में ये आया, सरकार के मन में ये आया कि जो निर्णय हम 50 दशक में लिए थे, वो निर्णय अब बरकरार नहीं रह सकता। समाज परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील समाज में लॉ को, आइन को, विधि को
उसी हिसाब से गढ़ना पड़ता है, और वो 1984 में बना। और 1984 में जो बना उसमें ये चीज भी रखा गया था, राज्य सरकारें फैमिली कोड तो बनाएगी पर उसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार जैसे नोटिफिकेशन करती है, और उसी बीच ये चीज आ गया सामने कि हम हिमाचल का और नागालैंड का ये किया नहीं। अभी देश में करीब 715 फैमिली कोर्ट चल रहे हैं, 26 राज्यों में चल रहे हैं और यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं। और ये जो तीनों हिमाचल प्रदेश में चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं, उस हिसाब से उसका डिसीजन को हम उसी दिन से, जैसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए आज ये व्यवस्था हम ला रहे हैं। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लॉ को बदलने में और इंटरप्रेट करने में, लॉ को बदलने में और उसको इफेक्ट देने में हम ये विधेयक को पारित करेंगे, पर इसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट करेगा। रेट्रोस्पेक्टिव जो शब्द हम व्यवहार कर रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट करेगा। जो डिसीजन में अफेक्टेड पार्टी है वो भी कोर्ट को जा सकते हैं, और उसी समय कौन सा कोर्ट इस डिसीजन को ये निर्णय को डिसाइड करेगा ये भी तय करने की आवश्यकता है। मैं यही बात बताना चाहता हूं कि हाल ही ये फैमिली कोर्ट का व्यवस्था, सेपरेशन का व्यवस्था, ये सारे सिविल मैटर है, क्रिमिनल नहीं। और क्रिमिनल केस बनाने में काफी वकील भी माहिर हैं। कोई फैमिली डिस्प्यूट और इस तरह के मैरिज, काफी वकील तो यहाँ बैठे भी हुए हैं। और कैसे ये हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं जी जी जी। हस्बैंड वाइफ की विवाद को क्रिमिनल कलर देने के लिए और उस धारा पे केस कराने में लोग भी हैं, और हमारे समाज में ऐसे लोग की कोई अभाव भी नहीं है। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहां, तो वही यह है कि यही बताना चाहता हूं कि 1984 14 सितंबर से फैमिली कोर्ट बना, फैमिली कोर्ट लॉ बना और उसका इफेक्ट भी आ गया। स्टेट ऑफ नागालैंड में 2 फैमिली कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश में 3 फैमिली कोर्ट है। जो डिसीजन उन कोर्ट सारे ले लिए हैं उसका इफेक्ट जो है उस हिसाब से आज हमारे निर्णय के बाद वो भी बरकरार रहेगी। पर मेरा यही एक निवेदन है, कितना समय लगता है एक केस को डिसाइड करने में। जैसे कहा गया है पहले 1984 एक्ट जब बना टू प्रमोट कॉन्सिलिएशन, वो एक जरूरी चीज है। कॉन्सिलिएशन फेल होने के बाद तो इसको डिसाइड करने में और कितना समय लगेगा। कॉन्सिलिएशन एक आउट ऑफ कोर्ट सिस्टम है, और कॉन्सिलिएशन करने के लिए कोर्ट के तरफ से कहा भी जाता है, और 3 महीने 6 महीने 1 साल तक कॉन्सिलिएशन भी होता रहता है। आपस में अगर कुछ थोड़े चीजों पर अगर विवाद हो गया तो उसको समय के हिसाब से उसको फैसला कर लेना चाहिए। पर अगर मुझे तो याद आ रहा है, मैं कई बड़े वकील के पास एक बार बैठा था, इस बारे में पूछ रहा था। उन्होंने कहा मुंबई का एक केस, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मुंबई का एक केस, हस्बैंड इज नाउ अराउंड 80 years old, wife is around 75+ years old, and they have been fighting a separation case for more than 30 years. 30 years! तो ये जो लॉ बना 1984 में,
किस हिसाब से उन दोनों का? बस आपस में सामना एक घर में ये रह रहे हैं, सड़क के उस पार घर में वो रह रहे हैं, और वो कह रहे हैं वो जो घर है ये मेरे हिसाब से मेरे भाग से आएगा, और दूसरे ये कह रहे हैं कि नहीं वो घर मैं नहीं दूंगी। पर ये केस चलता आ रहा है। जी जी। पर इसके ऊपर भी थोड़ा विचार होने की आवश्यकता है कि मुझे मालूम है मंत्री जी कहेंगे कि कोर्ट को ऊपर हमारी कोई अंकुश नहीं है, उस हिसाब से विचार करेंगे। पर अगर पर्पस ऑफ द बिल, पर्पस ऑफ द लॉ इज टू हैव कॉन्सिलिएशन एंड स्पीडी सेटलमेंट, तो स्पीडी सेटलमेंट तो नहीं हो रहा। तो स्पीडी सेटलमेंट करने के लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आप हमको अवगत करें तो बहुत बढ़िया होगी। इसी बात के साथ मैं इस बिल को समर्थन करके अपने भाषण को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार जी।